चैलेंज जो गवर्नमेंट के पास है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स रिटर्न भरें। निर्मला सीतारमन जी एक डेटा बताएं हमें कि जो न्यू रिजीम वो लोग लाए हैं उसमें कितने लोगों ने ऑप्ट किया है। इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी का जो बर्डन है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे है और इसको सॉल्व किया जाना चाहिए, बट मुझे ये सॉल्व होता हुआ अभी नियर फ्यूचर में तो नहीं दिख रहा। एनपीएस है वो आई थिंक सरकार का काफी फेवरेट है। पर्सनली अगर मेरे से पूछें तो इट्स नॉट अ वेरी गुड स्कीम, कहीं ना कहीं फ्लॉप स्कीम है। तो इस बजट में बहुत ज्यादा चेंजेस मुझे नहीं लगता होंगे। जितने लोग हैं एक्सपेक्ट तो डेफिनेटली कर रहे हैं, बाकी देखते हैं बजट में क्या होता है। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज हमारे साथ हैं प्री बजट कॉन्वर्सेशन सीरीज में टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। आज हम इनसे बात करने वाले हैं कि आने वाले बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन क्या हमें कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस देंगी। वेल मैम, हेलो एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यूनियन बजट आने वाला है। पीपल आर सेइंग कि ये आखिरी पूर्ण बजट होगा, फुल बजट होगा, नेक्स्ट वुड बी इंटरिम बजट। पीपल आर ऑल्सो बेटिंग हाई कि हो सकता है कुछ और हमें टैक्स एग्जेम्पशंस मिल जाएं। कुछ टैक्स में अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, कुछ रियायत मिले, तो व्हाट डू यू थिंक, वुड दैट बी अ रियलिटी और ये बस दिस इज़ अ फुल टाइम ड्रीम दैट पीपल आर मेकिंग? देखिए मुझे लगता है पर्सनली कि इस बजट में, क्योंकि ये जैसे आपने बोला फुल बजट शायद आखिरी होगा, आफ्टर दिस वील हैव इंटरिम बजट। तो इंटरिम बजट में मुझे लगता है ज़्यादा बदलाव हो सकते हैं। इस बजट में थोड़े कम चेंजेस होंगे, क्योंकि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि सरकार ने हमें क्या दिया, और इलेक्शन से पहले का जो बजट होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। कुछ चेंजेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू द न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम। जो उन्होंने 2 साल पहले चेंज किया था, न्यू रिजीम लेके आए थे, उसमें मुझे लगता है बहुत सारे फ्लॉज हैं उसमें। इट इज़ नॉट अ सक्सेसफुल थिंग, बहुत अच्छी स्कीम नहीं है। तो इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या तो इसका जो रेट है, स्लैब रेट्स हैं वो कम किए जा सकते हैं, या इसमें कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन ऐड की जा सकती है, या ऐसा कोई चेंज हो सकता है इस बजट में देखने को मिले। बट मुझे नहीं लगता कि इस बजट में बहुत ज़्यादा आपको कुछ एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा देंगे या बहुत कोई मेजर कोई रिलीफ दे देंगे, ऐसा शायद नहीं होगा। सो सपने टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। दूसरी बात आपने बोली कि इन्होंने 2 साल पहले एक नया टैक्स रिजीम लाए थे। ये अभी फ़िलहाल ऑप्शन है, ओल्ड में जाना है, न्यू में जाना है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में जब सारी एग्जेम्पशंस ही हटा दी और कितना, मतलब ज़्यादा कुछ हमें मार्जिन भी नहीं दिया, मतलब 15 लाख कर दोगे तो इतना दे देंगे और इतना मार्जिन नहीं है, देन व्हाई शुड वन गो फॉर न्यू टैक्स रिजीम? ऐसा अट्रैक्टिव है क्या दैट आई वुड गो देयर? मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जो मैंने पढ़ा हो कि सरकार ने डेटा रिलीज किया है कि न्यू रिजीम में कितने लोग गए और कितने लोग ओल्ड रिजीम में गए। न्यू रिजीम कितनी सक्सेसफुल है ये हम अभी तक नहीं जानते हैं। आई होप एंड आई विश कि इस बजट में निर्मला सीतारमन जी एक डेटा बताएं हमें कि जो न्यू रिजीम वो लोग लाए हैं उसमें कितने लोगों ने ऑप्ट किया है। तो दूसरी बात आपने पूछा कि क्यों लोग जाएंगे न्यू रिजीम में, तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जो या तो इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हैं, या कुछ लोग हैं जिन्होंने नई नई नौकरी शुरू की होती है, उनको पता ही नहीं होता कि उनको इन्वेस्टमेंट करनी है। लास्ट मिनट पे जब रिटर्न भरने जाते हैं तो उनको लगता है कि शायद न्यू रिजीम बेटर है तो वही ले लेते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जिनको कैश इन हैंड ज़्यादा चाहिए होता है, उनका सोल पर्पस इज़ टू हैव मोर कैश इन हैंड रादर दैन हैविंग सेविंग द टैक्स। तो उस केस में आप न्यू रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मेरे से पूछें तो इट्स नॉट अ वेरी गुड स्कीम, कहीं ना कहीं फ्लॉप स्कीम है। स्पेशली जो बिजनेस वाले लोग हैं, बिजनेस वालों के पास ऑप्शन नहीं है हर साल चेंज करने की। जैसे सैलरीड की अगर हम बात करें तो सैलरीड क्लास एवरी ईयर दे कैन स्विच। आज मैंने न्यू रिजीम करी, अगले साल मैं ओल्ड कर लूँगी, फिर अगले साल मैं न्यू कर लूँगी एज पर माई सूटेबिलिटी। जहाँ मेरा टैक्स बच रहा है आई विल डू दैट। बट बिजनेस वाले बार बार स्विच नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी एक प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है शायद इसमें भी कोई चेंज आ सकता है कि बिजनेस वालों को भी अलाउ कर दें। ओके, नाउ कमिंग बैक टू एग्जेम्पशंस, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसे लोग अपना सेवियर कहते हैं, सेक्शन 80C। सेक्शन 80C से लोग कोशिश करते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम कम करने की, बट सेक्शन 80C में जितनी भी नई इन्वेस्टमेंट आती है, नए टूल्स आते हैं, वो सब सेक्शन 80C में ऐड कर देते हैं। उसकी लिमिट वही है जो बहुत सालों से चल रही है, 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए तो एक सैलरीड इंडिविजुअल के ईपीएफ और पीपीएफ से ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो वो अपनी एलआईसी, एनपीएस, ईएलएसएस, इन सब का क्या करेगा? तो क्या हम इस बजट में, सिंस ये शायद बजट कॉमन मैन को अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है, बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं एग्जेम्पशन बढ़ सकती है।
देखिए आपका जितने लोग हैं एक्सपेक्ट तो डेफिनेटली कर रहे हैं कि 80C की लिमिट बढ़नी चाहिए, बट मुझे उम्मीद थोड़ी कम है कि 80C की लिमिट बढ़ेगी। 80C से हो सकता है कोई एक आध चीज़ को बाहर कर दिया जाए, जैसे ELSS है या NPS है या हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट है, उसको बाहर कर दिया जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। बट लिमिट बढ़ना मुझे लगता है शायद इंटरिम बजट में, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो लोग करेंगे। बट जब अगर हम देखें तो 2014 में इस लिमिट को पहले बढ़ाया गया था, 2014 के बाद अब हम 2023 में हैं, तो इतने सालों से ये लिमिट यहाँ तक कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी नहीं बढ़ी है और 80C की लिमिट भी नहीं बढ़ी है। तो ये दोनों ही लिमिट्स आई थिंक अगर हम इन्फ्लेशन को भी देखें, इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर करें तो भी बढ़ जानी चाहिए, तो डेफिनेटली बढ़नी चाहिए, बट ज़्यादा उम्मीद ना ही रखें तो आई थिंक बेटर होगा। लोग तो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जो स्लैब है उसमें चेंजेस आ सकते हैं, 2.5 लाख को 5 लाख कर दो, कि बिकॉज आज के टाइम में 5 लाख भी, आप इन्फ्लेशन आपने जैसे बताया, महंगाई बढ़ रही है, तो 5 लाख भी कोई उतनी बड़ी तनख्वाह नहीं है सालाना अगर आप किसी सैलरीड इंडिविजुअल की देखो। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो गवर्नमेंट के पास है वो ये है कि वो चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स रिटर्न भरें। तो अगर वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा देते हैं तो कई लोग जो 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम कमाते हैं, जो मेजॉरिटी है, वो इस नेट से बाहर हो जाएगी और वो इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरेगी। तो सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है। तो मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है कि 2.5 लाख से 5 लाख स्लैब कर दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख से 3 लाख किया जा सकता है, या जो रिबेट है वो बढ़ाई जा सकती है। बट एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से 5 लाख बहुत बड़ा स्टेप होगा गवर्नमेंट के लिए। तो इसकी उम्मीद हालांकि हम बहुत टाइम से कर रहे हैं और सरकार नहीं कर पा रही है, उसका रीज़न यही है कि सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटर्न भरें। तो इसकी उम्मीद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, बाकी देखते हैं बजट में क्या होता है। इन्होंने भी NPS निकाला था, जो बहुत ही अच्छा टूल है अगर हम अपनी पेंशन के बारे में देखें, फ्यूचर के लिए, एल्डरलीज के लिए, उसको भी 80C में कर दिया। देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो NPS है वो आई थिंक सरकार का काफ़ी फेवरेट है। 80C को हमें डेफिनेटली NPS को रखा गया है, लेकिन NPS की ओवर एंड अबव 80C भी 50,000 की लिमिट है, जो बहुत कम लोगों को पता है 80CCD 1B में। तो 80CCD 1B में अगर हम एडिशनल 50,000 NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टैक्स, अगर हम 30% ब्रैकेट में आते हैं तो हमारा 15,000 के आसपास का टैक्स हमारा बच जाता है। तो NPS मुझे लगता है ऑलरेडी बाहर ही है। अगर 80C से किसी को बाहर करना है तो वो ELSS करना चाहिए। ELSS आई थिंक लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करें, अपना पैसा कमाएं, अपने वेल्थ को कंपाउंड करें। और आई थिंक ELSS हम यंगस्टर्स के लिए बहुत ही एक अच्छा टूल है। थैंक यू सो मच गौरी, आपने हमें बहुत सारे हमें इंसाइट्स दिए। इट वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन। बहुत सारी उम्मीदें हैं आम आदमी की निर्मला जी से, बहुत सारी उम्मीदें हैं अपने आने वाले बजट से। अब देखते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट में एक आम आदमी के लिए क्या प्रावधान देंगी। ये सारी की सारी चीज़ें जानने के लिए आप बने रहिएगा पैसा लाइफ पे, और फॉलो और सब्सक्राइब करना हमें ना भूलें।